लेकिन कब्जे आज तक कब्जे में वही लोग बैठे हैं जो उस समय से उस जमीन में को यूज करते आ रहे थे। कभी कब्जे का ट्रांसफर कभी नहीं हुआ आज तक। मतलब आपका ये कहना है कि लाल डोरे का एक्सटेंड नहीं किया गया जी, इसलिए लोगों ने अपनी सामलात जमीन में मकान बनाए जी, और वो अब अवैध श्रेणी में आ गए। जी, तो अगर लाल डोरा बनाया जाता तो वो जो सामलात जमीन थी वो लाल डोरे के दायरे में आ जाती और जो परिवार विस्तार हुआ परिवारों का वो आप अपने मकान बना के रहने लग जाते हैं। सर, एक जो ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है ना कि अवैध कब्जे, तो वहां जाके सामलात दे में जहाँ जिनके पैर गितवाड़ होते थे वहां उन्होंने अपने रहने के मकान बना लिए। वो अब पंचायत में वेस्ट हो गई जमीन, पंचायत अब उनके कब्जे लेना चाहती है। तो आपका कहना है कि जो गांव से लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं उसके लिए यही एक बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण मैं तो ये मानता हूँ, गांव के लिए कोई मास्टर प्लान है ही नहीं। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गांव के विकास को लेकर। शहरों के विकास की बात तो हमेशा की जाती है, लेकिन गांव के मास्टर प्लान को लेकर कभी अखबारों में मीडिया में सुनाई नहीं देता। तो आज हम बात इसी टॉपिक पे करेंगे कि गांव के लोग शहरों की तरफ पलायन क्यों करते हैं, गांव का विकास क्यों नहीं हो पाता, सरकार जो है गांव के विकास को लेकर कोई मास्टर प्लान तैयार क्यों नहीं करती। तो आज हम बात करेंगे लाल डोरे का जमीन को लेकर, हम बात करेंगे फिरनी को लेकर, हम बात करेंगे एग्रीकल्चर जमीन को लेकर। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे जो खास मेहमान है वो है एडवोकेट शक्ति सिंह खत्री, जो कि इस्माइला गांव से है और लंबे समय से गांव के विकास को लेकर चिंतित है और कुछ प्रयास भी कर रहे हैं। शक्ति भाई, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। तो बातचीत तो काफी लंबी होने वाली है जी, तो हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि सरकार ने ना पिछले दिनों लाल डोरे को लेके मालिकाना हक का एक अधिकार दिया था जी, तो जो कि सराहनीय भी है। तो हम बात आज यहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे कि ये लाल डोरे का इतिहास क्या है और इसकी शुरुआत कब से हुई है। जी, इसमें अगर हम देखें तो हमारे हरियाणा में बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त जो है अंग्रेज लेके आए थे जी। 1879 में बंदोबस्त हुआ था। उसमें जो है यहाँ की जमीनों को, गांव की जमीनें जो हैं, अंग्रेजों ने उस समय अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया था। किलाबंदी की गई थी। उसके बाद एक दायरा तो रिहाइश की जरूरत के हिसाब से तत्कालीन आबादी, और हो सकता है कि आने वाले 50-100 साल और आगे तक की सोच के उन लोगों ने एक दायरा बना दिया लाल डोरा जी। उसके अंदर जो है वो जमीन थी, उस लाल डोरे के दायरे के अंदर की जमीनें वो रिहाइश, उस गांव के जो मूल बाशिंदे थे उनकी रिहाइश के लिए दे दी गई जी। उसके बाहर दूसरा दायरा वहां से फिरनी से शुरू, लाल डोरे से शुरू होके, और जहां कृषि भूमि शुरू होती थी उसके बीच में एक और दायरा जिसमें सामलात भूमि होती थी, जो चारागाह के लिए, तालाब के लिए, गितवाड़ आदि के लिए पहले पैर डालते थे। फसल उठाने के लिए पैर डालते थे, पैर होते थे उसमें, कुर्डी बिटोड़े आदि डालने के लिए, वो शमशान भूमि आदि, इन सब चीजों के लिए एक अलग से सामलात दे छोड़ी जाती थी। वो सामलात जमीन ठोड़ों के में बटी हुई थी। गांव में जो ठोड़े थे ना, ठोड़े के हिसाब से सामलात दे अलग अलग ठोड़े की हो जाती थी। जैसे हम एग्जांपल दें कि इस्माइला 2 गांव है, 2 पंचायतें बनती है जी। इस्माइला 11 और इस्माइला 9 भी, और इसमें भी गांव में ठोड़े भी अलग अलग होंगे। हाँ, इस्माइला 9 भी में जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा ठोड़ा दहलान है, तो मेरे दहलान ठोड़े की अलग से जो है सामलात भूमि थी। और फिर सामलात भूमि से बाहर जाके गांव की जो बाउंड्री है, दूसरे गांव की सीमा जहाँ शुरू होती है, वहां तक कृषि भूमि होती थी। तो अंग्रेजों ने यह बंदोबस्त किया था, और जो सामलात भूमि थी वो उसी रेशो में जो है ठोड़े के हिस्सेदारों को लगाई गई थी। उनका हिस्सा होता था। उन्होंने वो अपनी जो कृषि भूमि थी उसमें से कटवा के वो जमीनें, और वो अपनी सामलात छोड़ दी थी। उसके बाद आजादी के बाद चंडीगढ़ से एक चिट्ठी जारी होती है 1947 के बाद, या और भी बहुत? 1954 में। 1954 में है। मेरे गांव की जो है वो इंतकाल मैंने देखा था। 1954 में एक चिट्ठी जारी होती है, जिस चिट्ठी की रूह से
वो सामलात जमीन ग्राम पंचायत में वेस्ट होगी। मतलब वो ठोए की जमीन है, हाँ, वो पंचायती जमीन होगी। वो पंचायत में उसकी रिकॉर्ड में मलकियत जो है वो ट्रांसफर कर दी गई, एक लेटर जारी करके ग्राम पंचायत को। मालिकाना हक मिल गया। मालिक के खाने में तो आ गई ग्राम पंचायत, लेकिन कब्जे आज तक कब्जे में वही लोग बैठे हैं जो उस समय से उस जमीन को यूज करते आ रहे थे। कभी कब्जे का ट्रांसफर कभी नहीं हुआ आज तक। ये मैंने जो है ना कई केसेस भी किए हैं, कोई ऐसा इंस्टांस नहीं मिला जहां जो ये मलकियत तब्दील हुई उसके साथ पोजेशन भी डिलीवर कहीं ग्राम पंचायत को हुआ। ये अब चल रहे हैं मुकदमे इस बात के कि पंचायत की जमीन है, इसका कब्जा पंचायत को दिलवाया जाए। तो ये उन लोगों से कब्जे लिए जा रहे हैं जो कभी अंग्रेजों के टाइम से पहले से ही उन जमीनों को प्रयोग करते आ रहे हैं। थोड़ा सामलात के कोई जैसे पैर डालता था, हाँ जी, कोई अपने बटोरे लगाता था, गोसे पाथता था उपले, हाँ, और कोई अपने पशु बांधता था। तो ये जो जमीन है, ये अवैध जमीन नहीं है क्या? ये बताते हैं जैसे कि भाई पंचायती जमीन पर कब्जे कर लिए, ऐसी हम रोजाना अखबारों में खबर भी पढ़ते हैं। और जो प्रशासनिक अधिकारी है समय समय पर बाहरी पुलिस बल लेके ने और गांव में पहुंच जाता है कि भाई ये कब्जे छुड़वाने जाना करे। तो ये क्या वो जमीन खुद उन लोगों की जमीन है क्या, वो वास्तव में पंचायती जमीन है? मलकियत और रेवेन्यू रिकॉर्ड की अगर बात करें तो वो जमीन है आज उनकी मालिक ग्राम पंचायत है जी। लेकिन अगर बात करी जाए कब्जे की तो वो कब्जा उनका पिछले ये लगा लो कई पीढ़ियों से चला रहा है। और दूसरी बात, वहाँ उन जमीनों पर कब्जा करने या उन जमीनों पर घर बनाने की नौबत क्यों आई, मूल प्रश्न तो ये है ना साहब। आप देखेंगे कि 1879 में अंग्रेज तो इतने आगे की बात सोच के चले थे कि उन्होंने एक लाल डोरे का एक दायरा, अलग अलग जोन बना दिए उन्होंने। ये रेजिडेंशियल जोन, इससे आगे ये एक सामलात देह है जो सामलात कामों के लिए होगी, और उससे आगे कृषि भूमि के लिए। लेकिन 1947 में देश आजाद हो गया। मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, सरकार जो है सरकार में कार्यपालिका भी आती है, हमारी नीतियां जहाँ बनती हैं, बड़े बड़े अफसर भी हैं। गांव के विकास के लिए प्लान भी तैयार होते हैं, शहरों के लिए भी मास्टर प्लान आते हैं। आप शहरों की बात करेंगे तो मेरे ख्याल में हर 25 साल के लिए आगामी 25 साल के मास्टर प्लान तैयार होते हैं, जिसमें अलग अलग ये चीजें आती हैं कि यहाँ तो स्टेडियम होगा, यहाँ हॉस्पिटल होगा, यहाँ पार्किंग जोन होगा, यहाँ ट्रांसपोर्ट होगा। गांव में क्या है, वो जो लाल डोरा जो 1879 में अंग्रेजों ने बनाया था, उसके बाद से कुछ गांवों में, मैं ये नहीं कहता कि सभी गांवों में, बीच में काफी गांवों में शायद 1970 के आसपास बंदोबस्त हुआ था। वहां अलग से प्लॉट उन लोगों ने जब बंदोबस्त हुआ तो अपनी ही कृषि भूमि में से जमीन कटवा के प्लॉट लगवा लिए थे। लेकिन अब भी बहुत से गांव बच गए। लाल डोरा कभी एक्सटेंड नहीं हुआ, और लाल डोरा एक्सटेंड नहीं किया गया। इसका परिणाम ये है कि लोग एक दायरा बना दिया गया जो अगर मैं अपने खुद के परिवार की बात मतलब ये कह सकते हैं कि जब लाल डोरा 1879 में बनाया गया, उसके बाद हम 26 की बात करें, 2026 की आज की, तो मेरे ख्याल में 7वीं 8वीं पीढ़ी, अब 147 साल हो जाते हैं। तो 6ठी 7वीं पीढ़ी मैं अगर अपने परिवार की बात करूं तो अगर मेरे दादाजी का जन्म शायद 1910 के आसपास का है, तो उस समय मेरे परिवार की अगर बात करूं तो मेरे दादा के दादा होंगे, मतलब 3 पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के उस टाइम पे तो मेरे दादा थे, और उसके बाद अब आगे की देख लो 3-4-6-7 पीढ़ी पहले की बात है। अंग्रेजों मतलब उन्होंने जो है एक आदमी या एक परिवार के हिसाब से जो जगह मुकर्रर की थी लाल डोरे में, आज उसमें 150 आदमी हो गए। कहाँ जाएंगे वो? तो बड़े संकुचित हो गए ना गांव, वो कंजेस्टेड एरिया आप ये देखिए कि एक घर में और आपके एक एक कमरा मुश्किल से मिलता होगा गांव में एक परिवार को। तो वो लाल डोरा जब संकुचित हो गया, उसके बाद सरकार की तरफ से जो है ना तो लाल डोरा एक्सटेंड किया गया, ना गांव के लिए कोई ऐसा मास्टर प्लान आया कि इसमें जो है ना अलग से रेजिडेंशियल जोन बना दिया जाए, और उसमें जो है लोगों को सर्वे करके, जैसे अब फैमिली आईडी बनी हुई है, परिवार के हिसाब से आगे प्लॉट दे दिया जाए, चाहे रुपए लेके दे देते, लेकिन नहीं किया कभी। तो वो लोग अपनी रिहाइश की जरूरत को पूरा करने के लिए वहां से निकल के आगे ये जो आज ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है ना कि अवैध कब्जे, तो वहां जाके सामलात दे में जहां जिनके पैर गितवाड़ होते थे, वहां उन्होंने अपने रहने के मकान बना लिए। वो अब पंचायत में वेस्ट हो गई जमीन।
पंचायत अब उनके कब्जे लेना चाहती है। मतलब आपका ये कहना है कि लाल डोरे का एक्सटेंड नहीं किया गया जी इसलिए लोगों ने अपनी सामलात जमीन में मकान बनाए जी और वो अब अवैध श्रेणी में आ गए। जी तो अगर लाल डोरा बनाया जाता तो वो जो सामलात जमीन थी वो लाल डोरे के दायरे में आ जाती और जो परिवार विस्तार हुआ परिवारों का वो आप अपने मकान बना के रहने लग जाते। सर एक सिर्फ लाल डोरा बढ़ाना ही नहीं, मैं ये कहता हूँ कि शहर में सेक्टर्स डेवलप होते हैं, शहरों में भी कॉलोनीज थी, सेक्टर्स की जरूरत पड़ी ना, गांव के लिए ऐसा प्लान क्यों नहीं है? ये सरकारें समय समय पर बीपीएल फैमिलीज के लिए प्लॉट लाती हैं, स्कीम आती है, उनको प्लॉट अलॉट किए जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है और होना भी चाहिए। गरीब आदमी को छत मिलनी चाहिए। लेकिन अब आप एक चीज देखोगे, एक आदमी 1 किला जमीन जिसके पास है, आधा किला जमीन है, 2 किला जमीन है, उसके पास शहर में आके प्लॉट खरीदने के साधन नहीं है। और दूसरी बात, वो अपने गांव की खेती को छोड़ के उसके पास जो सिर्फ रोजगार का एकमात्र जरिया ये है कि वो एक भैंस रख लेगा, दूध पशुपालन और खेती, वो उसको छोड़ के शहर में आके तो मकान नहीं लेगा। तो उसके लिए सरकार ने जो जनरल कैटेगरी का है, किसी भी सरकार ने क्या किया आज तक? मतलब आपका ये कहना है कि गांव जैसे शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार होते हैं ऐसे ही गांव के भी मास्टर प्लान बनने चाहिए। सर मैं एक बात और भी इसमें जोड़ना चाहूंगा, सिर्फ रिहाइश की बात ना की जाए ना। मैं गांव में हालात देखता हूँ, आप ये देखोगे कि पशु अगर कोई मर जाए ना, कृषि पर आधारित हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, पशुपालन मुख्य जरिया है। पशु अगर मर जाए तो उसको दबाने के लिए कोई जोन नहीं है अलग से। पशु मर गया, जहाँ दबाने के लिए आप जाते हैं, कस्सी मारोगे, नीचे मांस और हड्डी निकलेंगी, पहले से पशु दबा मिलेगा वहाँ। तो ये सरकारों की उदासीनता नहीं तो और क्या है। अलग अलग जोन में, सिर्फ रेजिडेंशियल जोन की बात नहीं कर रहा, क्या जैसे शहर में होता है ऐसे गाँव में नहीं होना चाहिए कि ये तो जो है ना शमशान भूमि होगी, ये पशु दबाने के लिए जगह होगी, ये तालाब हो गया, ये स्टेडियम हो गया, अब ये पार्क हो गया, ये पार्क हो गए, और ये मार्केट होगी। मार्केट और पार्क को तो छोड़ो सर, जो उनकी सबसे मूलभूत जरूरतें हैं उनमें पहली चीज तो ये है कि जब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है तो जो बिटोड़े कुर्डी, यहाँ तक कि डंपिंग यार्ड नहीं है कूड़े के लिए, है किसी गाँव में? नहीं है। तो इन सब वो जो गांव के आदमी हैं, क्या उनको ये अधिकार नहीं है कि उनको भी अच्छी सुविधाएं मिले? सिर्फ गांव में पैदा हो जाना ही उनका ये कसूर है कि उनको इन सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाए। तो आपका कहना है कि जो गांव से लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं उसके लिए यही एक बड़ा कारण है? सबसे बड़ा कारण मैं तो ये मानता हूँ, गाँव के लिए कोई मास्टर प्लान है ही नहीं। गांव के लिए अगर है, सरकारों के पास बजट देखोगे करोड़ों का मिल जाएगा, आप निकाल के देखना उसमें मिलेंगे क्या? तालाब की दीवार करवा दी, घाट बनवा दिए, गली पक्की करवा दी, शमशान भूमि बनवा दी और पशु अस्पताल वगैरह बनवा दिए, इन चीजों के लिए हैं। लेकिन जो अलग अलग जोन कहीं नहीं है। पीने का पानी आप आज क्वालिटी चेक करवा लो पीने के पानी की, टीडीएस को तो छोड़ दो, जो जल घर से जो पानी सप्लाई होता है ना, टीडीएस वाली बात तो अलग है। मैं ये कहता हूँ कि ये तो जांच करवा लेनी चाहिए कि जो पानी पिला रहे हैं वो आदमियों के पीने लायक भी है या नहीं। मैं ये कहता हूँ पशुओं के पीने लायक भी नहीं है, ऐसा पानी आता है कोई ऐसी दिशा निर्देश के हर हफ्ते में या महीने में एक बार वो सैंपल लेके जांच होगी? आप भी गाँव में रहे हो, गाँव से संबंध है, कभी आपने ऐसा एग्जाम्पल देखा है कि किसी गाँव के जल घर से जो पानी सप्लाई होता है उसका सैंपल लेके और इस बात की जांच की जाती है? देखो पहले तो गांव में क्या होता था कि कुएं से पानी लेके आते थे, ट्यूबवेलों से लेके आते थे, खेतों में हैंड पंप लग रहे थे वहां से ले आते थे। लेकिन अब तो धीरे धीरे जो जमीन का पानी है पीने का वो भी खारा हो चुका है, खराब हो चुका है। उसमें खारे वाले में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर है ना, जो इंडस्ट्रीज जो लग गई है, खेतों से नहरों के पास जिनकी जमीनें हैं वहां से ट्यूबवेल लगा के परमानेंट फैक्ट्रीज के लिए लाइन दबी हुई है। गांव में पीने का पानी अंडरग्राउंड वाटर था सोर्स, वो पानी तो खारा तो उन्होंने कर दिया। उससे भी अगली चीज एक और है, कुलताना की तरफ आप जाओगे, जितना भी वेस्ट जो है उनका निकलता है पानी लिक्विड फॉर्म में, वो अंडरग्राउंड बोर कर रहे हैं, ये भी सुनने में आया हमें। तो अंडरग्राउंड वाटर की पहली बात तो क्वालिटी खराब होती जा रही है, तो पानी की सुविधा नहीं है। अच्छा ये बताइए शक्ति भाई, जैसे मूलभूत सुविधाएं होती हैं आदमी के लिए,
कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके रहने के लिए छत। क्या गांव में तीनों चीजें हैं? देखिए, ये बड़ा जटिल सा सवाल है। मैं नहीं मानता कि ये सारी सुविधाएं जो एक सम्मानित नागरिक को सम्मान से जीने के लिए होनी चाहिए, वो हर आदमी को वहां मिली हुई है। क्योंकि देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी गांव के व्यक्ति को सिर में दर्द हो जाता है, बुखार भी हो जाता है ना, तो वो अपने आसपास के कस्बे में या शहर में आता है जी। अगर वो हॉस्पिटल, छोटी मोटी स्वास्थ्य के लिए जो भी डिस्पेंसरी है या उप स्वास्थ्य केंद्र है, अगर वो गांव में ही उनको मिल जाए, तो एक तो शहरों में नहीं आएंगे वो लोग, वो किराया लगा के 50-100 रुपये लगा के शहर में आते हैं, फिर वो दवाई लेके जाते। जो दवाई उनको यहाँ मिलती है वो गांव में भी तो मिल सकती है। हाँ, मिल सकती है। हालांकि देखिए, अब गांव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो है ना, सरकार ने ये अस्पताल, CHC वगैरह कई गांवों के बीच में एक कर रखा है। और ये जो गांव में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पानी निकासी की। पानी निकासी, गलियों में से पानी की निकासी नहीं है, और जो गांव का गंदा पानी है वो सब तालाबों में जाता है। क्या तालाबों का जीर्णोद्धार हो रहा है आज के टाइम में? तालाबों की हालत ये है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो ये बताते हैं कि तालाब के पानी से खीर बना के खाई जाया करती थी। और हम बच्चे थे, हम भी तालाब में नहाए हुए हैं। तालाब का पानी नहाने लायक भी था और पीने लायक भी था। पीने लायक पहले हम बचपन में गड्ढों में पानी पी लिया। हमारे से पहले जो दादा दादा जो बताते हैं, उस समय पीने लायक था, खीर बनती थी तो पीने लायक था। लेकिन अब हालत ये है कि जितना भी गंदा पानी है वो जाके तालाबों में डलता है। और दूसरी चीज, जो ये हर घर शौचालय हो गए ना, ये हर घर शौचालय के नाम पे जो ये लेटरिन के खड्डे खोदे जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में अगर आप चेक करवाएं तो 30-40% की तो तली कच्ची मिलेगी। वो अंडरग्राउंड वाटर को ही तो इफेक्ट कर रही है। इसके अलावा इस पे भी एक बात और है, बड़ी अच्छी बात है, हर घर शौचालय हो गया, खुले में शौच मुक्त ग्रामीण परिवेश हो गया। लेकिन 2014 में ये अभियान चला था शायद साहब, वो टैंक भर गए जो, उनको खाली कहाँ किया जाता है? कभी इस चीज पे भी किसी ने गौर किया है? सड़क के किनारे आप भी देखते होगे, हाईवे पे जाते हुए कहीं भी खाली कर जाते हैं। क्या उसके लिए अलग से कोई जोन निर्धारित नहीं होना चाहिए? ट्रीटमेंट प्लांट उनके नहीं लगने चाहिए? वो भी नहीं है कहीं। हाँ, आंकड़ों में है, चलान कर देंगे उनका सरकारी विभाग के आदमी। एक बार मेरे गांव में DC साहब आए हुए थे, खुला दरबार लगा था शाम को, वहां मैंने ये सवाल उठाया था। तो संबंधित विभाग की जो अधिकारी थी, उन्होंने, जब मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब ये दिया था, जी हमने 70 ट्रैक्टरों का चलान कर दिया। साहब, वो चलान करने के लिए नहीं, उस समस्या का हल क्या किया ये कहीं नहीं है। चलान करके अपनी पीठ थपथपवा ली और ये दिखा दिया, जी देखिए हम काम कर रहे हैं। काम ये नहीं है ना कि उनका चलान करना, काम तो ये होना चाहिए था कि उनको पहले इस बात के लिए कंपेल किया जाता कि ये जोन है, यहाँ लेके आइए और ये इस तरह से ट्रीटमेंट होगा इसका। लेकिन वो तो कहीं नहीं है, चलान करके ही तीसरी कर लेते हैं अपने कर्तव्य की। अच्छा, ये जो आपने बात की कि भाई शहरों का तो विकास होता है, प्लान भी बनता है, लेकिन सरकार जो मॉडल विलेज बनाती है, आदर्श गांव जो बना रखे हैं, वो भी तो यही है कि वो गांव का विकास ही तो करना चाहते हैं। साहब, आपके गुहांड में ही है गढ़ी सांपला, मेरा भी गुहांड ही है। मेरे ख्याल में हम पिछले 30-40 सालों से बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि गढ़ी सांपला चौधरी छोटराम का गांव है। और चौधरी छोटराम एक बहुत बड़ी हस्ती हुए हैं, और मेरे ख्याल में उत्तर भारत में उनसे बड़ी शख्सियत हम किसी को नहीं मानते कोई हुआ हो जी। और उनके गांव के नाम पे या तो राजनीति चल रही है, जो भी आता है वो चौधरी छोटराम का नाम लेके और उनके गांव का नाम लेके कि यहाँ ये प्रोजेक्ट ले आए, यहाँ ये आदर्श गांव बना दिया, ये गांव फलाने मंत्री ने गोद ले लिया, ये फलाने देश ने गोद ले लिया। विदेशों तक ये है कि अब पीछे काफी समय पहले एक पंचायत गई थी वहाँ पे साउथ कोरिया में जी, कि भाई वो आदर्श वहाँ के कुछ इस गांव को गोद लिया था, कुछ प्रोजेक्ट वहाँ पे लगाए थे जी। तो आप गए हो गाँव में? मैं गढ़ी सांपला गाँव गया हूँ। तो क्या स्थिति है गाँव की? साहब, मैं एक चीज आपको दिखा दूं, गढ़ी सांपला गांव का मैंने गूगल से मैप देखा था, आज ही मैंने निकाला है। अगर आप गूगल मैप पे देखोगे ना तो गढ़ी सांपला गांव की स्थिति भी वही है जो और गांवों की। ये देखिए, क्या ये सर छोटराम नगर गढ़ी सांपला, ये
कितना कंजेस्टेड है, इसमें ऊपर से देखने पर ये भी हाँ, हमारे उसमें दिखाओ और बताओ कि ये क्या दर्शा रहा है ये मैप। ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया, कंजेस्टेड एरिया, और इस दायरे के बाहर अगर देखें तो ये कृषि भूमि शुरू हो रही है। यहाँ कौन सा सेक्टर? लाल डोरा पूरा संकुचित हो चुका है और उसमें उस गांव के लोग खेतों में मकान लाल बनाना डोरे शुरू से कर दिया। बाहर आके खेतों में मकान बनाने शुरू कर रहे हैं। और सर यहाँ एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, खेतों में मकान बनाने वाली बात व्यवहारिक और कानूनी दृष्टि से भी गलत है। कैसे साहब, आप खेत में मकान बनाएंगे तो सांपला कस्बे के साथ लगता हुआ 1 मिनट में जो है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाले आगे खड़े हो जाएंगे, जेसीबी मशीन लेके पहुंच जाते हैं, बुलडोजर आ जाएंगे। वो उसकी सीएलयू लेना एक जटिल प्रक्रिया है। और तीसरा जो है खेत, मैं अपनी बात करूं, मेरा खेत गांव की बिल्कुल सीम पे है, गांव की आबादी से 3 किलोमीटर दूर है। अकेला जाके वहां मैं घर बना के कैसे रह लूंगा? सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। तो ये जो चीजें हैं इसके हिसाब से ये कि खेत में जाके घर बना लेना ये कोई हल नहीं है। तो जैसे परिवारों का विस्तार हुआ है तो लोग गांव में रह कैसे रहे हैं? वो जो मैंने रिहायशी जो मकान है, रिहायशी मकान, वो जो लाल डोरे से बाहर आके जो सामलात में बनाए हुए हैं ना, जिनको अब बेदखल करने का अभियान भी चल रहा है, वो वहां रह रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा कि ठीक है, इन लोगों को बेदखल कर रही हैं सरकारें, ये अवैध भी मान लिए कि इनके कब्जे अवैध हैं। साहब, इनके पुनर्वास की कौन सी पॉलिसी है? सरकार के पास आंकड़े हैं कि गांव में इतनी फैमिली आईडी हैं। सरकार को ये पता है कि एक गांव में इतने परिवार रहते हैं। सरकार को ये भी पता है, अब जो सरकार ने किया है लाल डोरे के अंदर का मालिकाना हक देने का, तो उनको ये भी पता है कि इनमें से एक गांव में मान लिया 1000 परिवार आ गए उनके फैमिली आईडी के आधार पे, और लाल डोरे के अंदर जो है, जो आप लोगों ये सरकार ये दे रही है मालिकाना हक, उसमें 250 आदमी मिले। 750 आदमी कहाँ रहते हैं? इसकी बाबत भी तो कभी वो 750 आदमी अगर बाहर रहते हैं और उनको बेदखल कर दोगे तो उनके पुनर्वास के लिए कोई परियोजना तो पहले बनाओ। कहाँ जाएंगे? इन लोगों को बेदखल करने से पहले इनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा मैं आपको उदाहरण दूंगा, खोरी गांव है फरीदाबाद में, वहां एक गांव को विस्थापित किए जाने का आदेश हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को गाइडलाइन ये जारी की थी कि पहले इनके पुनर्वास की योजना बनाओ, उसके बाद इनको बेदखल करना। बड़ा विवाद भी हुआ था उसको लेके। तो यहाँ हर रोज प्रचार हो रहे हैं, मीडिया पे भी अलग अलग चैनल्स में देखते हैं आज फला गांव में अवैध कब्जे हटाए गए, और उसके नीचे कमेंट्स देखते हैं लोगों के, पता नहीं कितने असंवेदनशील लोग हैं वो, जो ये कहते हैं मजा आ गया, ये इस तरह की बातें करते हैं। अरे मजा आ गया, आपके सर के ऊपर छत है इसलिए आपको मजा आ रहा है। बात उन लोगों की कीजिए जिनके ऊपर एकमात्र छत थी और वो आज छिन गई। तो पुनर्वास की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए ना पहले। तो आप अब क्या चाहते हैं? किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? सरकार से क्या चाहते हैं? क्योंकि आप बहुत सारी आरटीआई भी लगा रखी है, कोर्ट में भी आप जाने का मन बना रहे हो, तो आप चाहते क्या हो सरकार से? सरकार से हमारा तो यही है कि ग्रामीण विकास केवल ये ना हो कि गांव में घाट बना दिया, गांव में तालाब बना दिया। गांव के लिए गांव का एक समग्र विकास हो सके, उस हिसाब से मास्टर प्लान के आधार पर एक परियोजना तैयार की जाए, जिसमें रेजिडेंशियल जोन अलग हो, जिसमें हर अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग जोन निर्धारित करके किए जाएं। जैसे प्लेग्राउंड के लिए अलग, तालाब के लिए अलग, चारागाह के लिए अलग, और सबसे जरूरी चीजें तो 2-3 हैं जो गांव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। एक तो चारागाह, एक तालाब, एक पशु अगर मर जाता है तो उनको दबाने के लिए, और दबाने के लिए भी छोड़ो, मैंने तो अभी मेरे गांव में जो खुला दरबार लगा था उसमें डीसी साहब से ये कहा था कि सर एक बार डिगल गांव में गौशाला है, वहां जाकर आप अगर देखोगे तो वहां एक पशुओं की सौदा मशीन लाई गई है। जो मशीन, मतलब जो पशु मर जाता है ना, वहां गौशाला में गौ हर रोज नहीं तो 2-3 दिन में एक गौ, बड़ी गौशाला है, बड़ी तो कोई बीमारी है, कुछ और वहाँ एक मशीन लाई गई है, और वो मशीन, उस मशीन में पशु को डाल दिया जाता है और उसके 2 किलो शेष बचते हैं। तो इस तरह की एक मशीन ले आओ। इस तरह की कोई परियोजना नहीं है, पॉलिसी नहीं है। ये बनी तो बची नहीं चारागाह जी, तो चारागाह पशुओं के लिए, पशुओं के मर जाते हैं तो उनके लिए अलग से दफनाने के लिए अलग जोन हो, कूड़ा डालने के लिए कोई
अलग से कूड़े का निपटान कैसे हो, उसके लिए कोई अलग जोन हो। गंदा पानी गांव का कहाँ जाए, तालाबों में ना जाके, उसके लिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा ओम प्रकाश जी, आपने देखा होगा आप देखोगे बरसात के सीजन में खेतों में पानी भर जाता है जी। डिच ड्रेन कैनाल विभाग द्वारा दबाई जाती है, बनाई गई है नहरों के साथ साथ, और वो पंप हाउस लगा दिए जाते हैं नहर के पुल के पास। आप अगर सांपला तहसील के पास से बेरी रोड की तरफ जाओगे ना, बेरी रोड पे कुलताना की तरफ जाओगे, तो नहर के पुल के ऊपर दोनों साइड में बड़े बड़े पंप लगे हुए हैं, और उन पंप के जरिए वो गंदा पानी जिसमें केमिकल, पेस्टिसाइड सारी चीजें होती हैं, वो नहरों में डाला जाता है, और नहरों से वो पानी जलघर में आता है। और मैं, आप और हम तो छोड़ो, इस रोहतक जिले के डीसी साहब भी शायद वही पानी पीते होंगे, या हो सकता है उनके पास कहीं बाहर से आता हो। अदरवाइज जलघर में जो पानी आता है वो, उसमें ये मतलब 1947 से लेके आज तक 79 साल हो गए, उस पानी के लिए अलग से डिच ड्रेन का ऐसा कोई प्रबंध नहीं है कि इसको नहरों में ना डाल के कहीं ट्रीट करके कहीं और डाल दिया जाए। तो ये सरकारें हमें दे क्या रही हैं? बात ये सुविधाओं के नाम पे आम आदमी को मिल क्या रहा है? पीने का पानी भी जब कंटेमिनेटेड है जी, और सरकार की आंखों के सामने है, क्या जल विभाग को, जलघर जो बने हुए हैं, पब्लिक हेल्थ विभाग को नहीं पता? क्या इरिगेशन डिपार्टमेंट को नहीं पता? लेकिन हो रहा है, सरेआम हो रहा है, और कोई बोलने वाला नहीं। तो ये उदासीन रवैया ही है सरकारों का गांवों के रिगार्डिंग पॉलिसी के लिए। तो दोस्तों, आज हमने गांव के लाल डोरे को लेकर, फिरनी को लेकर, गांव के विकास को लेकर, और गांव जो संकुचित हो चुके हैं, जो बाहर मकान बनाना चाहते हैं अपनी सामलात ज़मीन में या एग्रीकल्चर ज़मीन में, उनके लिए क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और गांव का मास्टर प्लान भी तैयार होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दों पे हमने आज बातचीत की है शक्ति सिंह खत्री के साथ, जो एडवोकेट भी हैं और गांव के विकास को लेके, ग्रामीण उत्थान को लेके काम कर रहे हैं। तो आपको ये हमारी जो चर्चा है वो कैसी लगी, हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके गांव में क्या दिक्कत है, लाल डोरे को लेकर दिक्कत है, अवैध ज़मीन को लेकर है, या फिरनी को लेकर है, तो आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हम इसको लेके नेक्स्ट एपिसोड भी लेके आएंगे। शक्ति भाई, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।